So, hello everyone, we are back with another chapter that is Class 12 History, NCRT, chapter number 10. The name is Colonialism and Countryside, as you can see on the फर्स्ट स्लाइड। सो गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड, और ये हमारी चल रही है क्लास 12 हिस्ट्री टर्म 2 स्पेशल सीरीज। और इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो भाई किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस, उन सारे चैप्टर्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा कोने से, वहां से भी आप क्लिक करके उन सारे के सारे चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने पॉलिटिकल साइंस के भी चैप्टर्स डाले हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जैसे कि आपको यहाँ पे नाम से ही इसका पता मिल गया होगा कि कॉलोनिज्म इसका नाम है, तो इसका मतलब ब्रिटिशर्स से रिलेटेड तो 100% ही होगा। और कंट्री साइड भी है, यानी हम यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे, जो उनकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके लॉज, उनके पॉलिसीज, उनके रूल्स किस तरीके से डिफरेंट सेक्शन ऑफ लोगों पे असर डालते थे, उस पे इफेक्ट पड़ता था उन सारे के सारे लॉस का। इसी के साथ साथ गाइज, हम आपको यहाँ पर मिलाएंगे बंगाल के जमींदार्स के बारे में, प्लस हम यहाँ पर आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही लंबे सफर में, और वो सफर रहेगा आपका यहाँ पर राजमहल से लेकर कई सारे संथल्स और ट्राइबल ग्रुप्स तक, और इसी के साथ साथ फिर हम वहां से घूमते हुए जाएंगे दक्कन के वेस्ट तक। यानी कुल मिला के हम यहाँ पर कॉलोनिज्म और कंट्री साइड से जितनी भी लोकेशंस हैं, मेजर लोकेशंस हैं, इस चैप्टर में हम वो भी कवर करेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे किस तरीके से जो लॉज थी, पॉलिसीज थी, उनका इन सारे के सारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल पर कैसा उसका इफेक्ट पड़ा, ये भी हम देखने वाले हैं मेन स्ट्रीम के अलावा। क्योंकि मेन स्ट्रीम के बारे में आप सबने 9th-10th में तो पढ़ ही लिया था कि किस तरीके से हमने यहाँ पर 1857 के टाइम पर रिवॉल्ट देखा, या उससे पहले ब्रिटिशर्स का टाइम किस तरीके से चलता था, या फिर आपने जमींदार के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। लेकिन इस चैप्टर में गाइज आपको थोड़ा और एक्साइटिंग वे में, थोड़ा और रिसर्च करके यहाँ पर इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पेश करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको और ज्यादा चीजें जानने को भी मिलेंगी। इसी के साथ साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि इस धमाकेदार मजेदार चैप्टर में हम यहाँ पर जितने भी सर्वेज हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं ट्रैवलर्स के, उन सबको भी पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ साथ जो भी ब्रिटिश के टाइम पे जो इंक्वायरी कमीशंस होती थी, जो भी उन कमीशंस ने रिपोर्ट यहाँ पर प्रोड्यूस की थी, उन सबको भी पढ़ने वाले हैं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इस चैप्टर में आपके काफी सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं। जी हाँ, गुड न्यूज ये है, जो कि आपको पहले से ही पता भी होगा शायद, कि यहाँ पर अगर आपने अपना टर्म 2 सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग जितने भी आपके 257 पेज नंबर से लेकर 274 पेज नंबर तक जितने भी टॉपिक्स हैं, सिर्फ हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका मान के चलें तो 50% ही है चैप्टर का, जिसको हम सिर्फ इसी वीडियो में आसानी से कवर कर भी लेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक अच्छा एनवायरनमेंट ले लें, एक अच्छा माहौल बना लें। आप अपनी नोटबुक, पेन और एक कोने में अपना एक जगह ले लें, जहां पर आप आराम से बिना डिस्टर्बेंस के इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकें। सो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एजोलॉजिकल, वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। तो गाइस, चलिए बिना किसी तरीके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पर इंट्रोडक्शन की, जिसका थोड़ा सा मैंने ग्लिम्स भी आपको वीडियो की शुरुआत में दे दिया था, तो जैसे कि आपको यहाँ पर चैप्टर से ये पता चल गया होगा, आप वाकिफ हो गए होंगे कि भाई ये जो है ब्रिटिशर्स के बारे में होने वाला है चैप्टर। और इंडिया में अगर हम बात करें ब्रिटिश के ज़माने की या ब्रिटिशर्स रूल की, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसका रूल था वो यहाँ पर बंगाल रीजन में स्टैब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे जो पहला यहाँ पर एक्शन हुआ सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स से रिलेटेड, वो था गाइज यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू का, जो कि अडॉप्ट किया गया था 1793 में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म 2 के भले ही यहाँ पर आपके एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन गाइज यहाँ पर 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर क्वेश्चन में ये सारे के सारे डेट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर कई सारे इसी टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो इंडिया में ऑल ओवर जब बनी, तो वहां पर उसने कई सारे इकोनॉमिक मेजर्स को अडॉप्ट किया। और इसी के साथ साथ आप सबको पता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ने अपना ही मुनाफा कमाने के लिए इंडिया को अपना कंज्यूमर बनाया, और यहाँ पर सस्ते में माल एक्सपोर्ट करके महंगे में माल इंपोर्ट करते थे इंडिया में, जिसकी वजह से गाइज आप सबको पता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो एकदम
बस से बदतर हो गई थी ब्रिटिशर्स की वजह से। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जब गाइज यहाँ पर जमींदार भी इसी प्रॉब्लम की वजह से क्राइसिस फेस कर रहे थे, तो गाइज जब यहाँ पर जमींदार जो थे वो यहाँ पर क्राइसिस फेस कर रहे थे, तो उसी टाइम पे कुछ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स थे जो कि यहाँ पर दूसरी तरफ विलेजेस में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट यानी अपनी पोजीशंस को बनाने में लगे हुए थे। तो गाइज यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो यहाँ पर जमींदारी सिस्टम था या हम कहें जमींदार की पावर थी, वो यहाँ पर धीरे धीरे कम हो गई थी। और गाइस भले ही यहाँ पर जो जमींदार की पावर थी वो डिमिनिश होती जा रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और इसी के साथ साथ जो जमींदार थे गाइस, वो यहाँ पर जो ब्रिटिश का गवर्नेंस सिस्टम था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कई सारे वेज डिवाइस किए यानी कई सारे तरीके निकाले, जिससे वो अपना प्रेशर, अपना फोकस जो है सेंट्रल फोकस, वो सिर्फ और सिर्फ जमींदारी सिस्टम के ऊपर ही कर सके। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो सबसे मोस्ट एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला इस कॉलोनियल रूल का, वो था गाइस यहाँ पर पीजेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। यहाँ पर जो पीजेंट्स थे यानी किसान थे, उनकी हालत एकदम बेकार हो गई थी ब्रिटिश के इकोनॉमिक गवर्नेंस की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। और गाइस यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिश ऑक्यूपेशंस की वजह से इंडियन इकोनॉमी को भी अच्छा खासा डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा। और यहाँ पर उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए यहाँ के ट्रेडिशन यानी हमारे कंट्री के ट्रेडिशन को शटर कर दिया यानी बर्बाद कर दिया, और उसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी को भी यहाँ पर शटर कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम पूरा खस्ता हाल हो गया था, बेकार हो गया था, तो उसी के रिजल्ट में जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। और कई सारे प्रोफेशन जैसे कि वीवर्स, क्राफ्ट वुमेन, ये सब जो है कंप्लीटली जॉबलेस हो चुके थे। अब सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद, इन सब जो मेजर सिटीज थी जहां पर जो इंडस्ट्री सिटीज मानी जाती थी, जो फ्लरिश कर रही थी किसी टाइम पे, वो भी अब जाके यहाँ पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी। इसी बीच में कई सारे हिस्टोरियन जैसे कि परसिवल स्पेयर, पी रॉबर्ट, आरसी दत्त, इन सब ने यहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था लैंड रेवेन्यू का, इसको प्रेस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके कोई कई सारे फायदे गिनाए गए हैं कि परमानेंट सेटलमेंट्स के बेनिफिट्स क्या थे अकॉर्डिंग टू दीज हिस्टोरियंस। पहला इन्होंने बेनिफिट ये लिखा है कि इससे जो है गवर्नमेंट को एक स्टेबल इनकम मिलती थी, और दूसरा बेनिफिट ये गाइस कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था इससे एफिशिएंटली गवर्न किया जा सकता था, और इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश रूल्स थे वो यहाँ पर स्टेबल थे। अब ये बेनिफिट्स और ये जो मैं आपको ड्रॉबैक्स बताऊंगा, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो इन सारी चीजों को आप नोट जरूर करते जाइएगा। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर इनके क्रिटिसिज्म की, कि यहाँ पर हिस्टोरियंस ने इनके क्रिटिसिज्म के बारे में क्या लिखा है, तो इन्होंने यहाँ पर इन परमानेंट सेटलमेंट्स ऑफ रेवेन्यू को इन 3 बेसिस पे यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। पहला बेसिस है कि डिड डोंट प्रूव बेनिफिशियल फॉर जमींदार्स, ऑफ कोर्स कि यहाँ पर जमींदार्स को इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। दूसरा जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसने यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स का इंटरेस्ट था उसको भी बर्बाद कर दिया, और इसी के साथ साथ जो बाकी क्लासेस के ऊपर जो टैक्स का बर्डन था वो और ज्यादा बढ़ गया था। अब गाइज यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आया हमारा महलवारी सिस्टम। ये महलवारी सिस्टम गाइज यहाँ पर पंजाब में इंप्लीमेंट किया गया था। तो गाइज हुआ क्या कि यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे उनको महल बोला जाता था पंजाब में, और इसीलिए इस सिस्टम को नाम दिया गया महलवारी सिस्टम। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर एक 5th रिपोर्ट लाई गई ब्रिटिश इंक्वायरी कमीशन के द्वारा, जहां पर इस 5th रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि टू रिस्ट्रेन एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, यानी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं, जो कंट्रोल है, उसको यहाँ पर रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब तक ये सारी की सारी सिचुएशंस बन रही थी परमानेंट सेटलमेंट्स की, जमींदारी सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, जमींदारी सिस्टम जो है यहाँ पर इनके कंट्रोल में आ रहा था, इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही थी, तब तक गाइज यहाँ पर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ पर काफी मजबूत हो चुकी थी। उसने अपने रेवेन्यूज पॉलिसीज काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी कर दिए थे, और इस चैप्टर में हम इसी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई, ये जो अपना इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने इतने अच्छे से किया, वो किस तरीके से इसका असर लोगों पर पड़ा, और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग रहते थे उनकी जिंदगी इससे किस तरीके से चेंज हुई। तो गाइस जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि भाई हम आपको मिलाएंगे बंगाल के जमींदार से, तो चलिए इनकी स्टोरी शुरू करते हैं और इनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि भाई सबसे पहले कॉलोनियल रूल जो था वो बंगाल में ही स्टैब्लिश किया गया था। बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने यहाँ के रूरल सोसाइटी में रीऑर्डर करने की कोशिश की,
और न्यू लैंड राइट्स और नए रेवेन्यू सिस्टम को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की। शुरुआत हुई इनके गाइस यहाँ पर बुर्दवान से, जिसको आज के समय में बर्दवान भी कहा जाता है, और ये बात है 1797 की। तो गाइज यहाँ पर बुर्दवान में एक ऑक्शन रखा गया, जिस ऑक्शन को आज भी पॉपुलरली ग्रैंड पब्लिक इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हुआ क्या कि इस ऑक्शन में एक नया सिस्टम उभर के आया, जिसमें यहाँ पर यह तय किया कि भाई यहाँ पर जो जमींदार हैं, हर एक जमींदार एक फिक्स रेवेन्यू देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये जो रेवेन्यू था ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ही यहाँ पर इसको फिक्स किया गया इसी सिस्टम के अंदर, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया गाइस यहाँ पर 1793 से, यानी ये ऑपरेशनल हुआ 1793 से, आपको जरूर याद रखना है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि भाई जो जमींदार अगर फेल हो गया इस रेवेन्यू को देने में, तो उनका जो यहाँ पर पूरी जमीन है, पूरा जो उनका प्रॉपर्टी है, वो जो है वापस ले लिया जाएगा। तो उनका जो यहाँ पर एस्टेट है वो वापस ले लिया जाएगा और उसकी यहाँ पर नीलामी यानी ऑक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी पाया गया कि भाई जो यहाँ पर परचेजर्स होते थे ऑक्शंस में, वो जमींदार के ही सर्वेंट होते थे या उनके एजेंट होते थे। क्योंकि यहाँ पर होता क्या था कि मान लीजिए जमींदार आप हैं और आपने जो है फिक्स रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को नहीं दिया। अब आप क्या करते थे कि वही अपना जो है वापस लेने के लिए जमीन आप अपने सर्वेंट्स को या एजेंट्स को भेज देते थे। तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली वो जमींदार के पास वापस ही उसकी जमीन आसानी से जा रही थी। हालांकि इस सिस्टम को बाद में चेंज किया गया, तो यहाँ पर एजेंट्स वगैरह को भेज देते थे। एग्जाम्पल हमें देखने को मिला ग्रैंड पब्लिक इवेंट, जिसको हम 1797 के बुर्दवान ऑक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि अनपेड रेवेन्यू की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स रेवेन्यू तभी मिल पाता था जब यहाँ पर भाई अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन आप सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी का हाल क्या था। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि भाई यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं स्टेट के, उनको हम डेवलप कर सकते हैं एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर, एनकरेज कर कर। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तभी हो सकता है जब हम लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर कर सकें और यहाँ पर जो हमारी रेवेन्यू डिमांड है उसको पाने के लिए एक फिक्स रेट तय कर सकें। कंपनी को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर अगर रेवेन्यू फिक्स हो जाएगा तो ये सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वो यहाँ पर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर सके एक प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन के साथ, यानी प्रॉफिट कमाने के इरादे के साथ। और कंपनी जो है यहाँ पर आसानी से रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेगी। तो यहाँ पर इन सब के बारे में जब पॉलिसीज मेकर जो थे ब्रिटिश के टाइम पे, तो उन लोगों ने यहाँ पर डिबेट किया काफी सारा कंपनी ऑफिशियल्स के बारे में। कंपनी ऑफिशियल्स में यहाँ पर डिस्कशन हुआ। उसके बाद ये तय किया गया कि भाई जो परमानेंट सेटलमेंट है वो यहाँ पर बंगाल के जो राजा हैं, तलुकदार हैं, उनके थ्रू यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब जो जमींदार थे उनको उनके अंडर में यहाँ पर गाइस कम से कम 400 विलेजेस तो आते ही थे, ऐसा बताया जाता है। तो वो क्या करते थे जमींदार, वो डिफरेंट विलेजेस से अपना रेंट वगैरह कलेक्ट करते थे और जो है कंपनी को एक फिक्स रेवेन्यू देते थे। जो भी उनको डिफरेंस मिलता था उस फिक्स रेवेन्यू को देने के बाद वो उन बेचारों की यहाँ पर इनकम होती थी। अब यहाँ पर आपके माइंड में सवाल आया होगा कि भाई ये तो ठीक है कि अनपेड रेवेन्यू का जो है मामला बढ़ रहा था, लेकिन अगर हम बात करें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप हमें पॉइंट्स बता दें कि कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जो जमींदार थे वो यहाँ पर पेमेंट नहीं दे पा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो गाइज इसके लिए नंबर ऑफ रीजंस हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू बाय जमींदार, जिसमें यहाँ पर सबसे पहला तो आता है कि ब्रिटिशर्स ने हमेशा जो अपनी डिमांड थी वो हाई रखी, जिसकी वजह से वो इतना जो है एक्सपेक्टेशन जमींदार अचीव नहीं कर पाए। और गाइस जी के साथ साथ जब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे यानी जो फसल थी उसके अगर दाम कम मिलते थे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पीजेंट्स को भी मुश्किल होगी उसका रेंट देने में। ये तो आपका पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन गाइस यहाँ पे बताया गया है कि जो जमींदार थे उनके ऊपर भी कई सारे स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट किए गए, जैसे कि सनसेट लॉ। तो गाइस ये जो सनसेट लॉ था ये टोटली हार्वेस्ट से रिगार्डिंग था। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो जमींदार थे उनको यहाँ पर सनसेट से पहले पहले एक स्पेसिफाइड डेट से पहले पहले उन्हें यहाँ पर रेवेन्यू पे करना होता था, अदरवाइज उनकी जो जमीन है उसकी नीलामी कर दी जाएगी। तो ये था सनसेट लॉ। अब इसके अलावा जो तीसरा रीजन वो ये है कि यहाँ पर जो परमानेंट सेटलमेंट है जो कंपनी थी उसने यहाँ पर जमींदार की पावर को भी कम कर दिया था। कभी कभार जो रेस होते थे, विलेज हेडमैन्स होते थे, ज्योतिदार होते थे, वो लोग भी यहाँ पर पेमेंट्स को डिले करवा देते थे। तो ये तीन रीजंस आपको जरूर याद रखने हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में
पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई कौन कौन सी लिमिटेशन थी आखिरकार जिसकी वजह से जमींदार की पावर कम हो गई, तो कंपनी ने कौन कौन सी लिमिटेशन लगाई। तो अगर हम बात करें पहली लिमिटेशन के बारे में, तो आप सबको पता है कि जमींदार जो थे वो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कंपनी हमेशा चाहती थी कि भाई ये चीज अगर जितनी इंपॉर्टेंट है तो उतना ही हमारे कंट्रोल में रहे तो अच्छा है, उतना ही अगर हम रेगुलेट करें तो अच्छा है, क्योंकि इसी के थ्रू वो यहाँ पर अपनी जो ऑटोनॉमी, अपनी जो अथॉरिटी है वो चला सकते थे, इनिशिएट कर सकते थे। अब यहाँ पर जो जमींदार के ट्रूप्स होते थे यानी कि फौजी होते थे, उनको यहाँ पर डिसबैंडन कर दिया गया, और उनके जो कोर्ट्स होते थे यानी जमींदार के जो दरबार होते थे उसको यहाँ पर जो कलेक्टर होता था, जो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कलेक्टर होते थे उसके अंडर में यहाँ पर उनके जो दरबार थे जमींदार के वो कंट्रोल में दे दिए गए थे। तो कुल मिला के बात करें तो जमींदार ने अपनी पावर जो थी भैया यहाँ पर खो दी थी। लोकल जस्टिस, अगर बात करें लोकल जस्टिस और लोकल पुलिस के मामले में, ओवर टाइम यहाँ पर जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया धीरे धीरे जमींदार की पावर को रिस्ट्रिक्ट करते गए और यहाँ पर उनकी पावर को धीरे धीरे सीज कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। तो अब यहाँ पर अगर जमींदार की पावर कम हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इसमें ऐसा प्लान बना रहा होगा लूप होल्स निकाल के कि वो भी यहाँ पर धीरे धीरे विलेज के लेवल पे भी अच्छा खासा जो है अपनी पावर को बढ़ा सके। तो गाइज यहाँ पर आप सबको पता है कि ब्रिटिश का सेंट्रल फोकस क्या था, जमींदार। जमींदार की पावर कम हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करें विलेज की ज्योतिदार की, ब्रिटिशर्स का तो यहाँ पर सेंट्रल फोकस ज्योतिदार था नहीं, तो इसी मौके का फायदा उठाकर जो कुछ ग्रुप थे प्रॉस्परस फार्मर्स, उनको जो है यहाँ पर ज्योतिदार बोला जाता था, यानी जो फार्मर्स अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे, अच्छा खासा जो है यहाँ पर बिजनेस करते थे, एग्रीकल्चर अच्छा खासा प्रोड्यूस करते थे और उससे प्रॉफिट कमाते थे, उनको ज्योतिदार कहा जाता था। तो ज्योतिदार आप एक तरीके से कह सकते हैं ये क्लास है रिच पीजेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो ज्योतिदार होते थे वो यहाँ पर वास्ट एरिया ऑफ लैंड के मालिक होते थे, कई सारे ट्रेड वगैरह इनके कंट्रोल में होता था, मनी लैंडिंग, और यहाँ पर जो पुअर कल्टीवेटर्स को जो है यहाँ पर ये पैसे वगैरह लोन पे यानी उधार पे देते थे। और इनकी जो खुद की लैंड होती थी वो यहाँ पर जाहिर सी बात है जब ये रिच पीजेंट्स हैं तो इनकी जो लैंड होती थी वो यहाँ पर शेयर क्रॉपर के फॉर्म में अधियार या बरगाधर के तौर पर ये दो दूसरों को दे देते थे और वो यहाँ पर उस पर काम करते थे। ऐसा बताया जाता था कि यहाँ पर विलेज के लेवल पे बात करें तो जमींदार से अच्छी जो पावर थी वो एक्सरसाइज कौन करता था, ज्योतिदार करता था। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पर एफर्ट्स होते थे कि लोगों को जमा किया जा सके और जो जमींदारी ऑफिशियल है वो अपना काम कर सके, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सके। तो ऐसा भी बताया जाता है कि जो रिच पीजेंट्स थे यानी ज्योतिदार थे, उन्होंने यहाँ पर काफी हद तक इस चीज को यहाँ पर रेसिस्ट किया, यानी इस चीज को रोका, और ये भी कोशिश किया कि जो जमींदारी ऑफिशियल होते थे यानी जमींदार के जो ऑफिसर्स होते थे वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर एग्जीक्यूट ना कर पाए ताकि उनकी अथॉरिटी यहाँ पर बिल्ड ना हो सके। और कई केस तो गाइस हमें ऐसे भी देखने को मिले हैं कि यहाँ पर जब जमींदार की नीलामी होती थी यानी उसके जमींदार की जब जमीन थी उसकी नीलामी होती थी तो गाइस यहाँ पर जो ज्योतिदार होते थे वो कभी कभी जमींदार की ही जमीन खरीद लेते थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ज्योतिदार ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है जमींदारी सिस्टम को कमजोर करने में। तो गाइस अब आप सबके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भाई ठीक है ज्योतिदार की पावर जो है बढ़ रही है, जमींदार की अथॉरिटी वीक हो रही है, और तो जमींदार इसमें कुछ कर क्यों नहीं रहे थे, क्या उन्होंने कुछ किया नहीं? जी हाँ गाइस, उन्होंने यहाँ पर जमींदार ने जब देखा कि उनकी अथॉरिटी कमजोर हो रही है, उनकी पावर कम हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पर कई जो है स्टेप्स लिए, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को फीमेल को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जो कि खास करके यहाँ पर उनकी फैमिली के ही मेंबर होती थी। इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर कई सारी जो नीलामियां होती थी उसमें फेर बदल करना स्टार्ट कर दिया, यानी मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ साथ कई सारे रेवेन्यू वो जानबूझकर रोक के रखते थे। और सिर्फ यही नहीं, जमींदारी के अलावा जो यहाँ पर लोग रहते थे उनको यहाँ पर इन्होंने धमकाया, अपना जो है एक तरीके से अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं जब सीधी उंगली से घी नहीं निकली, जमींदारी सिस्टम को मजबूत करने के लिए जमींदार ने प्लान बनाया कि भाई हमें अब जो है यहाँ पर डरा के धमका के जो है अपना जो है जमींदारी सिस्टम के बाहर जाके भी अपनी अथॉरिटी को मजबूत करना पड़ेगा। और ये खास करके इसलिए होता था, वो यहाँ पर इसलिए लोगों को डराते थे ताकि वो यहाँ पर जो उनकी कोशिश थी एस्टेट को खरीदने की वो कामयाब हो सके। तो गाइज ये सारे जो स्टेप्स थे वो जमींदार लोगों ने लिए थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी, जिक्र किया था फिफ्थ रिपोर्ट की। तो ये फिफ्थ रिपोर्ट आखिर है क्या? और ये फिफ्थ रिपोर्ट मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का एक
इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर फिफ्थ रिपोर्ट की, तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है जमींदार के ऊपर। फिफ्थ रिपोर्ट आखिर है क्या, ये आपको हम बता देते हैं। तो गाइस ये फिफ्थ रिपोर्ट जो है, ये एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट यहाँ पर लाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस के बारे में जो इंडिया में चल रहा था, और खास करके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन में, उसके द्वारा लाया गया था। और यहाँ पर इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में इसको सबमिट किया गया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को फोर्स किया कि भाई आप हमें रेगुलर रिपोर्ट्स रिलीज करके दिखाइए, प्रोड्यूस कीजिए कि आप किस तरीके से इंडिया में गवर्न कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, किस तरीके से आपने कमिटीज अपॉइंट की हैं, और यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमिटीज अपॉइंट कीजिए अलग अलग इश्यूज पर, अलग अलग अफेयर्स पर। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गवर्न सिस्टम था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, वो एक तरीके से ब्रिटेन को भी ओपेक लगने लगा था, और ये एक तरीके से पार्लियामेंट के भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट बन चुका था ऑन द नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। फिफ्थ रिपोर्ट हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि बंगाल में उस समय में जो बंगाल था, खास करके जो रूरल बंगाल था, उसमें किस तरीके का जो है यहाँ पर माहौल चल रहा था, किस तरीके का सिस्टम चल रहा था उस पीरियड के हिसाब से। और फिफ्थ रिपोर्ट में हमें कई सारे ऐसे एविडेंट मिलते हैं जो इसी चीज से काफी ज्यादा जुड़े भी हुए हैं। तो गाइज ये तो बात हो गई यहाँ पर फिफ्थ रिपोर्ट की, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। अब यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि हम कई सारे अकाउंट्स, कई सारे सर्वेस के बारे में भी जानेंगे जो उस टाइम के लोगों के द्वारा किए गए थे। इसी तरीके से गाइज एक अकाउंट है एक पर्सन का जिनका नाम है बूचानन। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस बूचानन। इन्होंने यहाँ पर काफी अच्छे से जो ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जुरिडिक्शन था उसमें काफी अच्छे से सर्वे किया अलग अलग एरिया का। पूरा यहाँ पर बूचानन ने सफर किया, यानी पूरी जो सर्वे किया, ये जाहिर सी बात है पूरा स्पॉन्सर था कंपनी के द्वारा, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इनको यहाँ पर स्पॉन्सर किया, इनको यहाँ पर सपोर्ट किया इस सर्वे को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सर्वे करने के बाद अपने हिसाब से प्लान कर सके। कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इनको यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि भाई इन्हें क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो अकाउंट है बूचानन का या जो सर्वे है वो जो है यहाँ पर आज़ादी के साथ उन्होंने यहाँ पर सारी चीजें रिकॉर्ड की गई होंगी ना, उनको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कंपनी की तरफ से, सिर्फ उन्हीं चीजों को यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो गाइस क्या क्या रिकॉर्ड किया है, तो बूचानन ने गाइस यहाँ पर स्टोन्स, रॉक्स, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, मिनरल्स, स्टोर्स, जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल चीजें थी, इन सारे चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया है। बूचानन ने गाइस यहाँ पर काफी सारी चीजें भी लिखी हैं लैंडस्केप के बारे में, किस तरीके से जो लैंडस्केप्स थे वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, किस तरीके से इन्हें प्रोडक्टिव बनाया जा सकता था। तो कुल मिला के बात करें जो इनके सारे के सारे काम थे, असेसमेंट थे, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये सारे के सारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट है आप सबको पता है वो वेस्टर्न नेशंस में काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं प्रोग्रेस का, यानी अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो कमर्शियली आपको डेवलप होना पड़ेगा, इस तरीके की जो धारणा थी यानी नोशन था वो वेस्टर्न नेशंस में बन चुका था। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लेके जोर दिया गया था। हालांकि इन्होंने यहाँ पर अपने सर्वे में यानी बूचानन ने अपने सर्वे में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी, उनके लाइफस्टाइल को लेकर, उनकी दिनचर्या को लेकर। तो गाइस अगर यहाँ पर बूचानन ने बात छेड़ ही दी है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बंगाल के पेस्टोरल एरियाज के बारे में। क्योंकि चाहे हम बात करें फॉरेस्ट ड्वेलर्स की या पेस्टोरल एरियाज की, तो ये सब के सब जो है कंट्री साइड में रहते थे, यानी मेन स्ट्रीम में नहीं रहते थे, मेन स्ट्रीम अर्बन एरियाज में। ये सब के सब या तो रूरल एरियाज में रहते थे या तो कंट्री साइड यानी किनारे जो है देश के किनारे, या फिर हम कह सकते हैं मेन स्ट्रीम से हटकर ये सारे के सारे जो लोग थे वो रहते थे। अगर हम बात करें पेस्टोरल एरियाज के बारे में बंगाल की, तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो यहाँ पर जो सेटल्ड कल्टीवेशन थी वो यहाँ पर एक्सपेंड होना शुरू हो गई, जो कि यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एरिया तक पहुँच गई, जहाँ पर पैचर्स वगैरह भी यहाँ पर उगाने लगे। फॉरेस्ट जो थे राजमार हिल्स में वो यहाँ पर उभरना शुरू हो गए। शिफ्ट कल्टीवेशन जो थी गाइज वो यहाँ पर हो की मदद से, होए जिसे आप बोल सकते हैं या होए भी बोल सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो इसका मतलब होता है फावड़ा, जो कि आप यहाँ पर
ऐसे भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वहीं पे जो है सेटल कल्टीवेशन की बात करें तो ये जो है प्लव से किया जाता था। प्लव जिसको हम कुल्हाड़ी भी कह सकते हैं, या कोई भी नुकीला टूल्स जिससे आप यहाँ पर खेती आसानी से कर सकें। तो हम कह सकते हैं ये 2 या 3 जो टूल्स थे इनका इस्तेमाल होना ज़्यादा शुरू हो गया था और सेटल कल्टीवेशन एक्सपेंड भी हो रहा था। तो यहाँ अगर हम बात करें राजमहल हिल्स की, तो फ्रांसिस बुचानन जो कि हमने अभी पीछे जिनकी पिक्चर्स देखी, तो वो जो फिजिशियन थे या हम कहें जिन्होंने सर्वे किया, इन्होंने यहाँ पर राजमहल हिल्स में ट्रेवल किया और काफी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने इसके बारे में बताई है। ओरिजिनली बात करें राजमहल हिल्स में जो पहाड़िया लोग थे वो लोग यहाँ पर रहते थे। तो पहाड़िया एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सेक्शन का नाम है, ग्रुप का नाम है, जो राजमहल हिल्स में रहते थे। अब ये लोग अपना जीवन कैसे बिताते थे, तो जाहिर सी बात है हंटिंग से, यानी अपना जो है शिकार करके, शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, फूड गैदरिंग से, यानी अपना जो है फूड वगैरह इकट्ठा करते जैसे भी मिल जाता था, जो कि यहाँ पर इन्हें फॉरेस्ट से ही मिलता था। 18वीं शताब्दी के लास्ट डिकेड में ब्रिटिश ने यहाँ पर फॉरेस्ट क्लियरेंस को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, यानी फॉरेस्ट को खत्म करने का। जमींदार जोतीदार ने भी यहाँ पर अनकल्टिवेटेड लैंड्स को राइस फील्ड में बदलने की कोशिश शुरू कर दी और जो सेटल्ड एग्रीकल्चर था वो धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो एरिया थे फॉरेस्ट में, पैस्चरल में, वो यहाँ पर धीरे धीरे कम होते गए। इससे क्या हुआ कि जो पहाड़िया लोग थे जो कि यहाँ पर इन्हीं एरियाज में रहते थे और जो यहाँ पर सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया। अराउंड 1780 यानी लगभग 1780 के आसपास की बात है कि जो संथल्स थे वो यहाँ पर इन एरियाज में आके रहने लगे, जिन्होंने गाइस यहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया लगभग और यहाँ पर खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी। इसी के साथ साथ लोअर हिल्स में यहाँ पर जो संथल्स थे उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। संथल्स जिनको संथल सेटलर्स भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें पहाड़िया की, तो वो लोग यहाँ पर राजमहल हिल्स के इंटीरियर में ही कॉन्ट्रैक्ट होके रह गए, यानी यहाँ पर जो पहाड़िया थे वो राजमहल हिल्स के अंदर ही रहते थे और लोअर हिल्स में यहाँ पर संथल्स ने कब्जा कर लिया था। तो गाइस जब यहाँ पर जमींदार और ब्रिटिशर्स फेल हो गए, जब यहाँ पर पहाड़िया को पूरी तरीके से जो है डिस्प्लेस करने में या पूरी तरीके से हटाने में, और यहाँ पर जो संथल्स थे या मैं कहूँ उनको पूरी तरीके से संथल्स बनाने में, यानी सेटलर बनाने में, क्योंकि पहाड़िया सेटलर तो नहीं थे, इस तरीके से यहाँ पर जो पहाड़िया थे वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए थे। लेकिन गाइज यहाँ पर जो संथल थे वो एक तरीके से आइडियल बने हुए थे, एक आइडियल सेटल के तौर पे, जहाँ पर जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी फॉरेस्ट को क्लियर करने की और लैंड को एक तरीके से ज्यादा लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने की, वो यहाँ पर काम संथल्स कर रहे थे। जब गाइज यहाँ पर इन लोग को यानी संथल्स को, जिनको सेटलर भी कहा जाता था, इनको गाइज जब यहाँ पर लैंड ग्रांट की गई तो जो पॉपुलेशन थी संथल्स की वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली ग्रो होना स्टार्ट हुई और जो इनके विलेजेस थे छोटे छोटे वो नंबर्स में और ज्यादा बड़े होने लगे। तो गाइस जैसे जैसे यहाँ पर जो है संथल्स लोग यहाँ पर सेटल हो रहे थे, वैसे वैसे यहाँ पर जो पहाड़िया थे वो भी रेजिस्ट कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली इनको जो अपना नीचे का एरिया था राजमहल का, उसको विड्रॉ करना पड़ा, यानी छोड़ना पड़ा। और फिर हुआ क्या कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर पहाड़िया लोगों को, यानी जो पहाड़िया सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, गुर्बत का सामना करना पड़ा, गरीबी का सामना करना पड़ा। तो अब यहाँ पर जो संथल्स थे वो एक तरीके से एक सेटल्ड लाइफ के तौर पर आ चुके थे। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका फ़ायदा उठाया, यानी वहाँ पर उन्होंने कई सारी कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह यहाँ पर कल्टीवेट की, मार्केट्स के लिए, ट्रेडर्स वगैरह के लिए, मनी लेंडर्स के साथ ये लोग डील करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। लेकिन गाइस स्टेट ने क्या किया, इनके ऊपर अच्छा खासा हैवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मनी लेंडर्स ने क्या किया कि इनके ऊपर जो लोन लेते थे या जो पैसे लेते थे उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जब इनका ये जो कर्ज था वो नहीं दे पाते थे, तब क्या करते थे मनी लेंडर्स, वो लोग यहाँ पर इनका जो लैंड था उसको उठा लेते थे। जमींदार जो थे उन्होंने क्या किया, जमींदार ने अपना कंट्रोल असर्ट करने के लिए लैंड पे तरह तरह के कंट्रोल जताना शुरू कर दिया। अब इन सारी के सारी प्रॉब्लम्स की वजह से गाइस, जो हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के एक आइडियल सेटलर थे, वो अब यहाँ पर खुद ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स। संथल्स ने क्या किया, 1855 से लेकर 1856 तक बताया जाता है कि इस टाइम पीरियड में उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, जिसकी पिक्चर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं समझने के लिए। तो गाइज यहाँ पर संथल्स को पैसिफाई करने के लिए, यानी इनको एक तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, एक तरीके से इनके प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया,
ब्रिटिशर्स ने न्यू एरियाज यहाँ पर कार्व आउट कर दिया, यानी निकाल दिए संथल्स के लिए, जहां पर इन्होंने स्पेशली उनके एरिया के अकॉर्डिंग स्पेशल लॉ इम्पोज किए। तो ये था हमारा संथल्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अब गाइस मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर आपका जो 257 से 274 तक गाइस जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर है वो 50% ही आपका है और आपको काफी कम टाइम लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, जैसा हो भी गया है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, इसके बाद हमने गाइस यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो चैप्टर्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं, या मैं कहूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी की बुक रीड करते समय या फिर यहाँ पर आपको हमारे लेक्चर से नोट बनाते समय यहाँ पर कई सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। तो ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने लिस्ट आउट कर रखी हैं, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा। तो क्या जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर टाइमलाइन भी आपको बताया है, ताकि एक तरीके से आप एक वे में इसको अच्छे से समझ सके, एक स्टोरी की तरह समझ सके। जैसे हमने बताया आपको 1765 में ईस्ट इंडिया को जो है यहाँ पर दीवानी राइट मिला था बंगाल प्रोविंस में इन द वेक ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर इनेक्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसने क्या किया यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल दे दिया। 1800s में संथल्स जो थे वो यहाँ पर राजमहल हिल्स के आसपास सेटल होना शुरू हो गए। 1818 में फर्स्ट लैंड रेवेन्यू यहाँ पर डन किया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। 1820 में जो प्राइसेस थे एग्रीकल्चर के वो यहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हुए। 1855 से 56 में जो संथल्स थे उन्होंने यहाँ पर राजमहल में रेबल कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 1861 में कॉटन बूम यहाँ पर देखने को मिला, यानी कॉटन एक तरीके से कॉटन प्रोड्यूस में काफी उछाल आया कल्टीवेटर्स के लिए इन द वेक ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। और 1875 में जो रेड्स हुए थे डेक्कन विलेज रेबल्स में। हालांकि आपको ये रेड्स वाला और ये कॉटन बूम वाला और ये जो है आपका डिक्लाइन वाला ये आपको नहीं पढ़ना है। ये जो तीन टाइमलाइन मैंने आपको बताई 1820, 1861, 1875, इसके अलावा आप जो है टाइमलाइन अपने हिसाब से ऑर्डर करके इसको देख सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको जो पूरा वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी छोटा सा चैप्टर था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट कोई शंका रह गई होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। इसी की तरह हमने और भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं, वो आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के लिए और यहाँ पर एजुकेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।